हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग यानी कि महामार्ग इंजीनियरिंग का चैप्टर 1। चैप्टर का दोस्तों नाम है महामार्गों का परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक, तो दोस्तों यह जो चैप्टर है मैं आपको दो पार्ट्स में लेके आने वाला हूँ। यह पहला पार्ट है और इसका दोस्तों दूसरा पार्ट जो है कल शाम को 5 बजे मैं अपलोड करने वाला हूँ। और यह दोस्तों जो टेक्निकल क्लास है आपकी अब डेली होने वाली है। शाम को 5 बजे आपको मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा टेक्निकल क्लास से, ठीक है। और बात रही दोस्तों करंट अफेयर की, तो वो मैं मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरी मेहनत कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 महामार्गों का परिचय। ठीक, इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे जयकर समिति क्या है और महामार्ग के घटक क्या हैं, यही सारी चीज़ें इस हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले सड़कों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रोड। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स क्या है, इसके बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में भारत में सड़कों की दशा अत्यधिक खराब थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़क निर्माण में कोई रुचि नहीं ली। ठीक, तो क्या हुआ था दोस्तों, जब अंग्रेजी शासन था भारत में तो भारत में जो है सड़कों की दशा अत्यधिक खराब थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसने भी सड़क निर्माण में कोई भी रुचि नहीं ली भारत में, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1865 में लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। तो आपको याद रखना है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी, 1865 में। और किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, इस विभाग ने जरनैली सड़क यानी कि जीटी रोड का निर्माण अपने हाथों में लिया तथा रेलवे स्टेशनों का संपर्क सड़कों द्वारा नगरों शहरों को जोड़ने का कार्य किया। ठीक, फिर क्या हुआ दोस्तों, 1885 में प्रांतों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। ठीक, तो जो 1885 में जो है प्रांतों में भी ये पीडब्ल्यू डी की स्थापना की गई, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद में शेर शाह सूरी के काल में बनी लाहौर से सुनार गांव यानी कि लाहौर जो है पंजाब में था, से सुनार गांव बंगाल तक लंबी सड़क बनाई गई शेर शाह सूरी द्वारा। ठीक है, जो बाद में जरनैली सड़क यानी कि जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपको ये भी याद रखना है, जो शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी के काल में लाहौर से सुनार गांव तक लंबी रोड बनाई गई थी। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों अब जानते हैं जयकर समिति या जयकर कमेटी क्या थी। भारत सरकार ने 1927 में डॉक्टर ए एम आर जयकर की अध्यक्षता में भारतीय सड़क विभाग कमेटी का गठन किया। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1927 में डॉक्टर एम आर जयकर की अध्यक्षता में भारतीय सड़क विकास कमेटी का गठन किया, जो जयकर समिति के नाम से जानी गई। तो इस कमेटी की शुरुआत कब हुई थी, आपको याद रखना है, जयकर समिति की 1927 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है, डॉक्टर एम आर जयकर की अध्यक्षता में जो है भारतीय सड़क विभाग कमेटी का गठन किया गया था, जिसे जयकर समिति के नाम से जानी गई। ठीक, अब दोस्तों जानते हैं भारतीय सड़क कांग्रेस क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1934 में जयकर समिति की सिफारिश पर भारतीय सड़क कांग्रेस यानी कि आईआरसी का नाम की एक अर्ध सरकारी टेक्निकल संस्था की स्थापना की गई। ठीक, तो यह जो है अब भारतीय सड़क कांग्रेस यह किसकी सिफारिश पर की गई, जयकर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। कब की गई, आपको याद रखना है, 1934 में। यह संस्था सरकार को सड़क तथा पुलों संबंधी सभी विषयों जैसे कि अभिकल्पन, निर्माण, अनुरक्षण इत्यादि पर परामर्श देती है और सड़कों का मानक तैयार करती है। ठीक, तो जो आईआरसी का काम क्या है, यह है अभिकल्पन, निर्माण, अनुचरण इत्यादि पर परामर्श देना, इसका जो है आईआरसी का काम है। ठीक, आईआरसी का संचालन एक
परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य केंद्र व प्रदेशी प्रदेशी सरकारों के विभाग सचिव, विभाग अध्यक्ष व मुख्य अभियंता हैं। ठीक। बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, ये आप भी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1939 में मोटर वाहन एक्ट बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1939 में मोटर वाहन एक्ट बनाया गया था। यह एक्ट 1977 में संशोधित किया गया। तो जो मोटर वाहन एक्ट जो बनाया गया था 1939 में, इसका संशोधन कब हुआ था? आपको याद रखना है 1977 में इसका संशोधन किया गया। अब आइए दोस्तों जानते हैं रोड प्लान के बारे में, यानी कि इसको हम सारणी के जरिए बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखते हैं विवरण, फिर देखते हैं प्रथम 20 वर्षीय योजना जो है 1943 से 1963 तक, फिर द्वितीय वार्षिक योजना जो है 1961 से 1981 तक चली, और तृतीय जो वार्षिक योजना है वो 1981 से 2001 तक चलाई गई। ठीक। इसमें दोस्तों सबसे पहले योजना का नाम क्या है? तो जो प्रथम योजना है 20 वर्षीय योजना जो 1943 से 1963 तक चलाई गई, इसका नाम क्या था? आपको याद रखना है, नागपुर प्लान था इसका नाम। ठीक। और जो द्वितीय वार्षिक योजना है 1961 से 1981 तक चलाई गई, इसका नाम दोस्तों बॉम्बे प्लान था। ठीक है। और वहीं बात करें तीसरी 20 वर्षीय वार्षिक योजना 1981 से 2001 तक, तो इसका नाम क्या था? लखनऊ प्लान। ठीक। अब दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों, एक्सप्रेस हाईवे। तो नागपुर प्लान में जो है एक्सप्रेस हाईवे नहीं लिए गए थे, और जो बॉम्बे प्लान में एक्सप्रेस हाईवे की कुल जो दूरी थी वो 1600 किलोमीटर रखी गई, और वहीं बात लखनऊ प्लान में इसे 2000 किलोमीटर कर दिया गया। तीसरी चीज दोस्तों जानते हैं सड़क घनत्व कितना होना चाहिए? तो नागपुर प्लान में 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर रखा गया है इसका जो सड़क घनत्व। वहीं दोस्तों जो बॉम्बे प्लान में है इसका सड़क घनत्व कितना रखा गया है? तो आपको याद रखना है 32 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और वहीं लखनऊ प्लान में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ये रखा गया इसका सड़क का घनत्व। बात करें दोस्तों विकास छूट, तो इसमें जो है नागपुर प्लान में 15% विकास छूट है, वहीं बॉम्बे प्लान में 5% और लखनऊ में विकास छूट नहीं रखी गई। बात करें दोस्तों सड़कों का वर्गीकरण, तो सड़कों का वर्गीकरण जो नागपुर प्लान में है वो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक, ये जो है सड़कों का वर्गीकरण है नागपुर प्लान में। वहीं बात करें तो अगर बॉम्बे प्लान में सड़कों का वर्गीकरण देखा जाए तो इसमें क्या क्या रखा गया है? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक। और वही बात करें दोस्तों तृतीय वार्षिक प्लान योजना में क्या किया गया है? तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक जो है सड़कों का वर्गीकरण किया गया है इस आधार पर। नंबर 6 पे दोस्तों आता है सड़क पैटर्न कैसा होना चाहिए? तो नागपुर प्लान में आपको याद रखना है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न जो है इसका पैटर्न है नागपुर प्लान में। ठीक। और बाकी इसमें दोनों में यह जो है सड़क पैटर्न नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आपको समझाने के लिए नागपुर सड़क प्लान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है वो तीनों प्लान समझ जाएंगे उस हिसाब से जो मैंने अभी ऊपर एक जो सारणी के बारे में बताया है। ठीक है। तो नागपुर सड़क प्लान क्या था इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है। भारतीय सड़क कांग्रेस की सलाह पर 1943 में सभी प्रांतों के मुख्य अभियंताओं का एक सम्मेलन नागपुर में किया गया। ठीक, तो कब इसका सम्मेलन किया गया? 1943 में। ठीक है। और इसमें जो है मुख्य अभियंताओं का जो सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया? नागपुर में, इसीलिए यह नागपुर प्लान हो गया। ठीक। इस सम्मेलन में सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजना जो है 1943 से 1963 जो मैंने अभी आपको सारणी में बताया है बनाई गई, जो नागपुर सड़क प्लान के नाम से विख्यात है। ठीक। इस प्लान के अनुसार 1963 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 16 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई थी। ठीक। तो ये दोस्तों नागपुर प्लान से कुछ पॉइंट्स हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत देश की सड़कों को 5 नई श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। कौन कौन सी? तो राष्ट्रीय
महामार्ग, इसको नेशनल हाईवे या एनएच भी कहते हैं। वहीं बात करें दूसरा जो है राज्य महामार्ग, इसको स्टेट हाईवे या एसएच भी कहते हैं। वहीं बात करें मुख्य जिला रोड या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इसे कहते हैं, या एमडीआर भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अन्य जिला सड़कें या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो हैं ओडीआर इसको कहते हैं, ठीक है। और पांचवी कौन है, ग्रामीण सड़कें या विलेज रोड्स। मैंने आपको अभी ऊपर सरणी में ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक। तो इसी तरह जैसे ये नागपुर प्लान है, उसी तरह आप लोग बॉम्बे और लखनऊ प्लान का भी इसी तरह से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। गाइज अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो यह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक। 1948 में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था यानी कि CRRI की स्थापना की गई। कब इसकी स्थापना की गई, 1948 में, यह आपको याद रखना है। CRRI की स्थापना की गई, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बहुत आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे ही क्वेश्चन रहते हैं। जिसका कार्य है महामार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ठीक है। इसका कार्य क्या है, CRRI का महामार्ग इंजीनियरिंग में क्षेत्र में अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था का। यह संस्था राज्य सरकारों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को सड़क संबंधी विषयों पर परामर्श देती है, ठीक। 1956 में राष्ट्रीय महामार्ग एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को किसी भी महत्वपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने तथा इसके अनुरक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, 1965 में जो राष्ट्रीय महामार्ग एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार को किसी भी महत्वपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने तथा इसके अनुरक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम, सड़क प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था यानी कि रोड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड फंडिंग सोर्सेज, ठीक है। तो भारत में सार्वजनिक सड़क व महामार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण का कार्य अपने अपने क्षेत्र की सीमाओं के अंदर निम्न प्राधिकरणों द्वारा निर्वाह किया जाता है, ठीक। किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें करती हैं जो महामार्गों का निर्माण तथा अनुरक्षण, ठीक है। स्थानीय निकायों एवं जिला परिषद, नगर पालिकाएं व पंचायतें, ठीक है। और दोस्तों कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोक निर्माण विभाग का विभागाध्यक्ष मुख्य अभियंता कहलाता है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अधीन अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता होते हैं, ठीक। विभाग में इसके अतिरिक्त अनेक नॉन तकनीकी भी होते हैं, ठीक। तो जो ये सड़क प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है आपको ये भी याद रखना है। लोक निर्माण विभाग का विभागाध्यक्ष मुख्य अभियंता कहलाता है। इसके अधीन जो मुख्य अभियंता है, इसके अधीन जो है अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता होते हैं। विभाग में इसके अतिरिक्त अनेक नॉन तकनीकी भी होते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। तो NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम 1988 के द्वारा हुआ है। यह संगठन इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य देखता है। अब इसके पास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का कार्य है, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में ये कुछ पॉइंट हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं सड़क के घटक क्या होते हैं। तो एक पक्की सड़क के संरचनात्मक घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पक्का भाग या यानपथ। तो दोस्तों ये आप डायग्राम है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
तो हाँ दोस्तों, सड़क के घटक कौन-कौन से हैं, तो पहले आपको घटक मैं बता देता हूँ। पक्का भाग या यानपथ होता है, पटरे का स्कंध होता है, निर्माण स्तर होता है, नाली होती है, पेड़ और दूरी तथा सीमा पत्थर या माइलस्टोन होते हैं इसमें, ठीक है? तो ये होता है दोस्तों ग्राउंड लेवल, ठीक है? ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका, ठीक है? और इसके अंदर ये फिलिंग होती है, भराव होता है यहाँ पे, ये सारी फिलिंग होती है। और इसमें जो ये पॉइंट होता है, इसमें ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ भी है और नाली भी, ये जो होता है ये पार्ट पार्श्व नाली हो जाती है, ठीक है? और निर्माल तल की ये चौड़ाई हो जाती है और ये ढाल हो जाता है, ढलान हो जाता है। इस और ये दोस्तों सड़क की भूमि है, सड़क के घटक भी इसी में आपको ये डायग्राम में मिल जाएँगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं सड़क के मध्य पक्का भाग या यानपथ कैरिजवे क्या होते हैं, ठीक है? यह सड़क के मध्य स्थित पक्का भाग होता है जिस पर वाहन दौड़ते हैं, इसे पेवमेंट कहते हैं, ठीक? इन्हें भी जाने पेवमेंट की जो चौड़ाई है एकल लेन के लिए 3.8 मीटर से कम नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों जो क्या होता है, एकल लाइन के लिए जो है पेवमेंट की जो चौड़ाई होती है वो 3.8 मीटर से कम नहीं रखी जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्षा का जल शीघ्र बहता हुआ सड़क के नीचे चला जाए, इसके लिए पेवमेंट को मध्य से किनारों की तरफ अनुप्रस्थ ढाल जिसे कैम्बर कहते हैं, ठीक है? तो जब वर्षा होती है तो जो पानी जो है सड़कों पे ना भरे, इसके लिए जो सड़क का जो मध्य भाग होता है या पेवमेंट होता है, उसके जो किनारे होते हैं वो अनुप्रस्थ ढाल की तरह बनाए जाते हैं। और यह अनुप्रस्थ ढाल क्या कहलाता है, आपको याद रखना है, कैम्बर इसको कहते हैं, ठीक? ताकि वह पानी जो है सड़क पे ना रुके, इसलिए वो कैम्बर बनाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अब दोस्तों जानते हैं बर्म या स्कंद क्या होते हैं, ठीक है? बर्म या स्कंद क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सड़क के पक्के भाग यानी कि पेवमेंट को उखड़ने से बचाने के लिए इसके समानांतर दोनों किनारों पर मिट्टी के दृढ़ पटरे बनाए जाते हैं, जिन्हें स्कंद या बर्म कहते हैं, ठीक? बर्मों को पेवमेंट की अपेक्षा 0.5% अधिक ढालू रखा जाता है। इसका अधिकतम ढाल जो है 5% तथा न्यूनतम जो है ढाल 3% होता है, ठीक? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि वर्षा का पानी इन पर से बहता हुआ सड़क से दूर चला जाए, ठीक? लेकिन आईआरसी के अनुसार बर्म की जो चौड़ाई प्रत्येक किनारे पर 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बर्मों की वांछित चौड़ाई जो है 4.6 मीटर ली जाती है, ठीक? ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं निर्माण स्तर क्या होता है या फॉर्मेशन या सब ग्रेड क्या होता है। कुछ विशेष लंबाई को छोड़कर सड़क आधार को सामान्यतः भूमि तल से कुछ ऊपर रखा जाता है ताकि वर्षा का पानी इसके ऊपर एकत्रित ना हो पाए, ठीक? इसके लिए मिट्टी भराई की जाती है। इस आधार को सड़क का निर्माण स्तर कहते हैं या फॉर्मेशन और सब ग्रेड इसको कहते हैं, ठीक? वही बात करें दोस्तों, नाली क्या होती है या ड्रेन्स क्या होते हैं। सड़क के दोनों ओर इसकी सीमा के साथ-साथ कच्ची नालियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें सड़क से बहता हुआ वर्षा का पानी आकर गिरता है। बात करें दोस्तों तो छायादार पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यह सड़कों का एक आवश्यक अंग माना जाता है। सड़क के किनारों पर लगाए गए वृक्ष जहाँ छाया प्रदान करते हैं, वहाँ प्राकृतिक दृश्य भी उत्पन्न करते हैं और वाहन चालक की यात्रा की दूरी व कष्ट भूल जाते हैं। वृक्षों को बर्म में 5 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए ताकि यह वाहन की दर्श दूरी में विघ्न ना डाले, ठीक? तो जो है वृक्ष जो है ये लगाए जाते हैं किनारों पर रोड के, तो यह बर्म से 5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए इसको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगला हमारा सड़क का संगठक क्या है, तो आपको याद रखना है दूरी तथा सीमा पत्थर, डिस्टेंस स्टोन एंड बाउंड्री पिलर्स, ठीक है? इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यात्रा में स्थान की दूरी का भान रहे, सड़क पर प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर किलोमीटर के बड़े पत्थर तथा प्रत्येक 200 मीटर पर फरलांगी पत्थर लगाए जाते हैं, जिन पर निकटवर्ती मुख्य नगर के सड़क स्थल की दूरी अंकित रहती है, ठीक? तो ये दोस्तों सीमा पत्थर हो गए, जो इसको माइलस्टोन भी कहते हैं, ठीक है? माइलस्टोन भी इसको कहते हैं।
इसको तो आपने देखा ही होगा, हर किलोमीटर पे लगा रहता है रोड के किनारे। वही माइलस्टोन ही होता है, दूरी पत्थर या सीमा पत्थर भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये थी दोस्तों हमारा आज की क्लास, पार्ट 1, चैप्टर 1 का पार्ट 1 दोस्तों। पार्ट 2 इसको मैं कल शाम को 5 बजे इसी टाइम पे ही अपलोड करूँगा। तो आप बने रहिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।